हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका वेलकम करता हूं सुंदर सर क्लासेज में। आज के हमारे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है क्लास +1 की इंग्लिश की पोएम द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड हग्स। और इस पोएम के अंदर मैं आपको बता दूं शॉर्ट बड़ी ब्रीफली के अंदर कि ये पोएम जो है एक लेबनम जो है एक पेड़ होता है जिसको हिंदी में अमलत्रास का पेड़ बोलते हैं, जो कि येलोविश होता है। इसके ऊपर येलो रंग के जो है वो फूल आते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो सितंबर यानी कि जब हमारा ऑटम का सीजन आता है तो उस समय वो नीचे गिर जाते हैं और वो काफ़ी पॉइजनियस भी होते हैं। तो इस पोएम के अंदर पोइट जो है वो एक रिलेशनशिप बताता है कि एक गोल्डफिंच जो है एक पक्षी है जिसका कलर भी सेम पेड़ से मिलता जुलता है, और उस पेड़ में और उस पक्षी में क्या आपस में रिलेशनशिप है। और इस पोएम के माध्यम से पोइट जो है वो इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। और शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता है कि वो पेड़ जो है जैसे ही वो लेबनम पक्षी जिसका घोंसला उस पेड़ के अंदर उसके बच्चे हैं उसमें वो पेड़ पर आता है अपने बच्चों को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए, तो पेड़ पूरा जो है वो चहचहा उठता है जैसा कि ज़िंदगी जो है वहाँ पर आ गई हो ऐसा लगता है। और जैसे ही वो पक्षी अपने बच्चों को फीड करने के बाद, खिलाने के बाद वापस आसमान में उड़ जाता है तो फिर एक बार उस पेड़ पर सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ सुनसान जो है वो बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ मृत प्राय हो गया हो। तो इस पोएम को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिए। हर स्टेंजे की मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। साथ में हर स्टेंजे के वर्ड मीनिंग्स भी बताए गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर स्टेंजे में यूज होने वाले पोइटिक डिवाइसेस को भी मैंने हर स्टेंजे के साथ ही एक्सप्लेन किया है। वो बताया गया है कि कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस में यूज़ किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स लीजिए, स्टार्ट है आपकी ये पोएम। तो चलिए स्टूडेंट्स, पोएम के अंदर अगर बात करें लेबनम टॉप की तो सबसे पहले इसके पोइट के बारे में अगर हम बात करें तो पोइट हैं इसके टेड ह्यूज। टेड ह्यूज जिनका कि बाई नेम जो है एडवर्ड जे ह्यूज है और जिनका बर्थ जो है अगस्त 1930 को यॉर्कशायर काउंटी के अंदर जो है इनका जो है बर्थ हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी वो हमारी जो है लंदन के अंदर अक्टूबर 28, 1998 को जो है हुई थी। अगर बात करें इनके की वर्सेस की, इनके जो है लिटरेरी वर्क की, तो 1957 में पहली बार इनका जो है फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्सेस जो है द हॉक्स इन द रेन वॉज पब्लिश्ड। इसके बाद इनके अदर जो कुछ और लिटरेरी वर्क्स हैं जिनमें वॉडवो है, क्रो है, वॉल्फ वॉचिंग है एंड न्यू सेलेक्टेड पोइम्स भी है जो 1957 से 1994 के ड्यूरेशन के अंदर लिखी गई थी, वो भी पब्लिश हुई थी 1995 के अंदर। और इनके बाद इनका जो लास्ट जो लिटरेरी वर्क था वो था इन इज बर्थडे लेटर्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप देख सकते हो इस पोइट के बारे में। नेक्स्ट टाइम में आप देखिए, अब हम बात करते हैं कि पोइम के बारे में। तो पोइम के बारे में जैसे मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी अगर आप शॉर्ट में देख लीजिए कि दिस पोइम द लेबनम टॉप इज रिटन बाय टेड हग्स। इट इज़ अबाउट द रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। ये मैंने आपको बता दिया था कि लेबनम ट्री और गोल्डफिंच पक्षी के रिलेशनशिप के ऊपर आधारित ये पोइम है। द ट्री इज़ येलो साइलेंट एंड डेथ लाइक। और पेड़ जो है वो कैसा है, बिल्कुल एक पीला है, शांत है, डेड लाइक बिल्कुल मृत प्राय नज़र आ रहा है। एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस। लेकिन जैसे ही वो पक्षी जो है गोल्डफिंच पक्षी इसके ऊपर आके बैठता है और जब शोर शुरू होता है तो इसके बच्चों को और इसका, तो इससे कहता है कि पूरा का पूरा पेड़ जो है एक बिल्कुल नया जीवन सा इसको मिल जाता है। द येलो बर्ड्स हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर ही फीड्स हर यंग। और उसी पक्षी का जो है घोंसला है इसी पेड़ में और वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है यहाँ के। But as soon as the birds leaves to fly in the sky, the bird becomes silent and death-like again. लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जैसे वो पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वापस उड़ जाता है और फिर क्या होता है कि उसके उड़ने के बाद वही पेड़ जो है जो थोड़ी देर पहले ही चकाचक चहल पहल थी वो एक बार फिर जो है मृत प्राय हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट,
बात करते हैं पहले स्टेंजा की। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सन लाइट फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसमें बात की गई है कि सितंबर का महीना है, वहाँ पर आपको पता है पतझड़ का मौसम होता है, आफ्टरनून येलो आफ्टरनून यानी कि जो सूर्य की जो सनलाइट है वो भी येलोविश है, हल्का सा उसमें पीलापन है। और लेबनम टॉप जो लेबनम का पेड़ है उसका जो बिल्कुल साइड यानी उसके पेड़ जो है बिल्कुल शांत है। साइलेंट का मतलब बिल्कुल चुप है, क्वाइट का मतलब शांत है, स्टिल का मतलब भी बिल्कुल स्थिर है, कोई किसी प्रकार की हलचल उसके पेड़ पर नहीं है। और अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसके कुछ जो पत्ते हैं वो काफ़ी पीले हो चुके हैं। और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे जो बीज थे वो ज़मीन पर गिर चुके हैं, क्योंकि सितंबर का महीना जब आता है, जब ऑटम का मौसम आता है तो फल जो है वो इसके पक्के जो बीज है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, पत्ते भी और इसके भी। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है वो देख लीजिए। इसमें एक तो सबसे पहली बात है इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन इसमें सितंबर सनलाइट जैसे आपको देख सकते हो सेकंड लाइन के अंदर, तो यहाँ एलिट्रेशन है। इसके अलावा जो है अब इसके अंदर आप देखिए जो पोइट जो येलो वर्ड का यूज़ कर रहा है यहाँ ट्री और सनलाइट दोनों के लिए ही यहाँ पर येलो वर्ड का यूज़ कर रहा है। सेकंड स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा स्टेंजा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा भी है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप ए सडनेस आ स्टालमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब स्थिति बताता है पोइट कब की, कि जब गोल्डफिंच पक्षी इस पेड़ पर आकर बैठता है तो क्या परिवर्तन आता है उस पेड़ में। तो यही दो लाइनों में बड़े खूबसूरत के तरीके से बताया गया। टिल द गोल्डफिश कम, कि जैसे ही गोल्डफिश पक्षी आता है, कैसे आता है वो, विद ए ट्विचिंग चिर्प, चहचहाती हुई आवाज़ में, और अ सडनेस स्टालमेंट, अचानक क्या होता है उसमें, सडनेस अटैच स्टार्टलमेंट का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि एक हलचल सी शुरू हो जाती है, एक सनसनी सी फैल जाती है चारों तरफ पेड़ पर, और चारों तरफ जो है वो एक चीं चीं की आवाज़ जो शुरू हो जाती है एट ए ब्रांच। जैसे वो एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठता है तो चारों तरफ जो है वो एक चहचहाहट शुरू हो जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, और पक्षी क्या करता है, जैसे वो टहनी पर बैठता है, बैठने के बाद स्लीक एज ए लिजर्ड, स्लीक का मतलब तेज़ तरार, यानी कि जैसे हमारे पास छिपकली होती है लिजर्ड, तो जैसे वो कहीं आने से वो अपनी बड़ी तेज़ निगाहों से इधर दाएं बाएं देखती है, उसके बाद आगे बढ़ती है, ठीक वही पक्षी जो है वो भी क्या होता है, दाएं बाएं तेज़ गति से दाएं बाएं देखता है, और उसके बाद अलर्ट चौकन्ना होकर एंड एब्रप्ट का मतलब होता है बहुत तेज़ गति से, और क्या करता है वो, शी एंटर्स द थिकनेस, और वो एक जो पेड़ की जो मोटाई है, जो गहराई है, जहाँ पर उसने अपना घोंसला बना रखा है, तो उसके पेड़ के अंदर जो है उस गहराई के अंदर घुस जाता है। यानी जो पक्षी जो है कहते हैं चारों तरफ जो है वो बड़ी चौकन्नी दृष्टि से देखता है, और एक छिपकली की तरह और तेज़ गति से स्पीड से जो है वो अपने घोंसले की तरफ पेड़ की गहराई के अंदर घुस जाता है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वो पक्षी अंदर घुसता है अपने घोंसले के पास पहुंचता है, मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन की, जैसे मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि जैसे मशीन स्टार्ट होती है तो शोर शराबा शुरू हो जाता है, ठीक वैसे जैसे पक्षी अपने घोंसले में पहुंचता है, ऑफ ट्विटरिंग, स्टीट किस चीज़ की आवाज़, द ट्विटलिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्विटलिंग पक्षियों की, जो उसके बच्चे हैं, जो चूजे हैं उसके, उनकी चीचहाहट, एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट, पंखों को फड़फड़ाने की आवाज़, एंड ट्रिंगलिंग, और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ जो है वो किस प्रकार से, पक्षियों के चिरपिंग की जो आवाज़ है वो चारों तरफ शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इससे क्या होता है, कितनी शोर शुरू हो जाता है कि पूरा का पूरा पेड़ जो है वो उस पेड़ में कंपन शुरू हो जाती है, और जोश और उल्लास की वजह से पूरा पेड़ जो है वो कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे पेड़ के ऊपर जो है जैसे कोई एक बहार सी आ गई हो। अब इसमें वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं, बराबर में दिए गए हैं, आप ये अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। साथ में बता दूं आपको पोएटिक डिवाइसेज, तो पोएटिक डिवाइसेज इसमें काफ़ी सारी यूज़ की गई हैं। सबसे पहले अगर हम एलिट्रेशन का देखें तो ट्री ट्रेम्बल्स एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सिमिली का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो स्लीक्स एज ए लिजर्ड, तो यहाँ पर जो है सिमिली का एग्जाम्पल भी है। बात हम मेटाफर की करें तो शी एंटर्स इन ए थिकनेस, ये हम यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है। और अगर बात करें पर्सोनिफिकेशन की तो द ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इस लाइन के अंदर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज भी किया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब देखिए पोइट क्या कहता है उस पक्षी को,
उस पक्षी को बताता है कि वो अपने फैमिली के लिए इंजन का काम करता है। शी स्ट्रोक्स इट फुल। स्ट्रोक, वैसे तो स्ट्रोक का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर उसको और तेज़ करने के लिए, जैसे फ्यूल वगैरह हम अंदर डालते हैं तो स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि पक्षी जो है अपने बच्चों को भरपेट खिलाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी अपने चूजों को जो है वो भरपेट, पूरा स्ट्रोक इट फुल, भरपेट खिलाने के बाद देन फ्लड्स आउट। फ्लड्स आउट का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ चलना, टू द ब्रांच एंड। और कहते हैं बच्चों को पूरी तरीके से पेट भर खिलाने के बाद फिर वो गोल्डफिंच पक्षी जो है वो बाहर शाखा की तरफ जो है चल पड़ता है, यानी कि फिर बाहर की तरफ निकलता है। क्या कहता है? शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मार्क्स। देखिए ये एक बड़ी खूबसूरत लाइन दी है, शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मार्क्स। अब यहाँ पर शोविंग का मतलब दिखाना, हर बैरेड फेस। अब बैरेड फेस का मतलब क्या होता है कि आपने देखा कि देख सकते हैं तस्वीर में कि वैसे तो इसका लगभग रंग पीला होता है गोल्डफिंच का, लेकिन इसके जो माथे पे जो इसका चेहरा है, चेहरे पे पट्टी होती है ब्लैक रंग की। तो इस बैरेड फेस, इसे पट्टियों वाला चेहरा आइडेंटिटी मास्क अपने चेहरे की पहचान बताता है। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि पूरे पक्षी का रंग तो पीला है, तो पीला ही पेड़ का रंग भी है, तो उसके अंदर पूरा शरीर तो उसका नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी पहचान किससे हो रही है? केवल उसके धारीदार चेहरे से केवल उसकी पहचान हो पा रही है। तो यहाँ पॉइंट यही बताना चाहता है कि पक्षी जैसे वो शाखा की तरफ बाहर आता है तो पेड़ में बैठा हुआ वैसे नजर नहीं आता, केवल उसके चेहरे पर जो काले रंग की पट्टी है उसी से केवल उसकी पहचान हो पाती है। तो इसके अंदर भी वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, साथ में पोएटिक डिवाइसेस है। पोएटिक डिवाइसेस देखिए इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है, और मेटाफर क्या है? इट इज़ इंजन टू अवर फैमिली, यानी कि उसे इंजन बता दिया गया है अपने परिवार का। तो इस प्रकार से शोविंग हर बैरेड फेस, यहाँ पर भी जो है मेटाफर का यूज़ किया गया है। साथ में इसमें क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जैसे कोई भी एक एडवर्ब जो होती है वो हम अनदर नाउन के साथ अटैचमेंट करते हैं, तो यहाँ हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ उसकी पहचान बताती है, तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ भी पोइट ने किया है। लास्ट स्टैंजा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग। कहते हैं देन विद ईरी डेलिकेट। इर्री का मतलब यहाँ पर होता है, जैसे आप स्ट्रेंज कह सकते हो, उदासी भरी भी कह सकते हो, अजीब सी कह सकते हो। डेलीगेट बड़ी कोमलता के साथ। विसल चिर्प, विसल की आवाज़ से निकालते हुए, चिर्पिंग चहचाते हुए, विस्परिंग हल्का सा फुसफुसाते हुए। अब वो जो पक्षी है गोल्डफिश, वो कहता है कि धीरे धीरे थोड़ी सी उदासी मन में लिए हुए बड़े कोमलता के साथ सीटी भरी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहता है कि वो पेड़ की शाखा के बाहर की तरफ जो है वो बैठा है, बाहर आ जाता है वो। शी लॉन्चेज अवे। अब वो पक्षी क्या करता है? लॉन्च अवे। लॉन्च का मतलब होता है जैसे छोड़ना, बाहर जाना, उड़ जाना। इसके बाद वो पक्षी क्या करता है? टुवार्ड्स द इन्फिनिट, और कहता है अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। अब वो गोल्डफिंच जो है वो कहता है कि बाहर जैसे ही आके शाखा में बैठती है, उसके बाद हल्की सी थोड़ी सी उदासी भरी बड़ी कोमलता के साथ सीटी बजाती हुई वो अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। और उसके बाद एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर एक बार वो पक्षी के जैसे ही वो उड़ जाता है वहाँ से, वो जो उड़ जाती है वो हमारी गोल्डफिंच, उसके बाद फिर एक बार लेबनम ट्री जो है वो बिल्कुल सुनसान, खाली और लगभग मृत प्राय हो जाता है। बिल्कुल जैसा कि वही स्थिति आ जाती है पेड़ की जो उस पक्षी के आने से पहले थी, वही स्थिति ठीक पक्षी के लौटने के बाद फिर एक बार पेड़ पहले की तरह ही सुस्त, शांत, चुप और मृत प्राय हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी पोएटिक डिवाइस हम कह सकते हैं। ऑक्सीमोरन का यूज इसमें किया गया है, एरी डेलिकेट विस्परिंग चिरिप। ये जो लाइन है इसमें हमने ऑक्सीमोरन पोइट का जो पोएटिक डिवाइसेस है पोइट में, इसने इस डिवाइस का यूज इसमें किया गया है। वर्ड मीनिंग्स भी इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पूरी पोइम के अंदर, क्योंकि देखिए इस पोइम का जो स्तर है, जो लैंग्वेज लेवल है वो काफ़ी जो है हाई है, और टेड ह्यूग्स माने जाते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए। कहते हैं कि इनके लैंग्वेज का स्तर कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर के कैटेगरी का माना जाता है। इसलिए वर्ड मीनिंग्स की तरफ आप स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से ध्यान। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा ये पोइम। उम्मीद करता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ज़रूर आई होगी। आपको अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे इसके बारे में अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन जो है, आज का लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसी प्रकार से लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार से जो सिलेबस से संबंधित पोइम्स हैं, आपके चैप्टर्स हैं, लिटरेचर से संबंधित वीडियोज़ लगातार आपके पास पहुँचती रहेंगी। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।